नमस्कार। आज हम भारतीय राज व्यवस्था के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारे संविधान का पार्ट 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसे अक्सर भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि यही हमारे पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम की, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की असली बुनियाद है। तो इस जरूरी टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए हम एक रोड मैप फॉलो करेंगे। सबसे पहले समझेंगे इसकी फिलॉसफी, फिर देखेंगे कि ये अधिकार कौन कौन से हैं, एक खास अधिकार को डिटेल में जानेंगे, फिर देखेंगे कि आपस में कैसे जुड़े हैं, और आखिर में बात करेंगे उस मैकेनिज्म की जो इन अधिकारों की रक्षा करता है। तो चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स, ये मौलिक अधिकार आखिर हैं क्या, और इन्हें संविधान की अंतरात्मा जैसा बड़ा नाम क्यों दिया गया है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक हमें कुछ बेसिक राइट्स की गारंटी दी गई है। ये लीगली एनफोर्सेबल हैं, मतलब अगर सरकार इन्हें छीनने की कोशिश करे तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। और इसका आइडिया हमने लिया है यूएस बिल ऑफ राइट्स से। इन्हें फंडामेंटल या मौलिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी भी इंसान के और पूरे देश के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बेहद जरूरी हैं। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि इन अधिकारों को बांटा कैसे गया है। एक बहुत जरूरी बात जो एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है, शुरू में संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट के जरिए राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को इस लिस्ट से हटा दिया गया था। तो अब कितने बचे? 6। और ये 6 अधिकार मिलकर एक तरह का सुरक्षा कवच बनाते हैं हर नागरिक के लिए। इसमें शामिल है राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और सबसे जरूरी, इन सभी अधिकारों को लागू करवाने का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब थियरी तो ठीक है, पर ये काम कैसे करते हैं? इसे समझने के लिए चलिए एक सबसे जाने माने अधिकार को थोड़ा करीब से देखते हैं, राइट टू फ्रीडम, और इसमें भी खास तौर पर आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19(1)(a) हमें देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने विचार, अपनी राय, अपने विश्वास कुछ भी बोलकर, लिखकर, छापकर या किसी भी और तरीके से आज़ादी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सच पूछिए तो यही तो लोकतंत्र की जान है। इसी से तो पॉलिटिकल डिस्कशन होता है, लोग जागरूक होते हैं और देश के शासन में हिस्सा ले पाते हैं। और इसका दायरा सिर्फ बोलने तक ही सीमित नहीं है, ये बहुत वाइड है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्याओं में इसी के तहत फ्रीडम ऑफ प्रेस को शामिल किया है, जिसे चौथा स्तंभ भी कहते हैं। और इतना ही नहीं, हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार, वो भी इसी से निकल कर आता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये आज़ादी एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब असीमित नहीं है। खुद आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी उचित प्रतिबंध लगाने की बात करता है। तो अब सवाल उठता है कि कौन सा प्रतिबंध उचित है और कौन सा नहीं। इसके लिए कोर्ट्स एक टेस्ट का इस्तेमाल करती हैं, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रैशनल नेक्सस। इसका मतलब है कि सरकार जो भी रोक लगा रही हैं, उसके पीछे कोई सॉलिड कारण होना चाहिए, और वो रोक उतनी ही होनी चाहिए जितनी जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं। मतलब मनमानी नहीं चलेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये अधिकार अकेले अकेले काम नहीं करते। कुछ अधिकार तो इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें हमेशा एक साथ ही देखता है। और यहीं से एक बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, जो एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन भी है। संविधान का गोल्डन ट्रायंगल क्या है? ये गोल्डन ट्रायंगल बनता है 3 आर्टिकल से। आर्टिकल 14 जो कहता है कानून के सामने सब बराबर हैं, आर्टिकल 19 जो हमें 6 तरह की आज़ादी देता है, और आर्टिकल 21 जो हमारे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इन तीनों को मिलाकर ही पर्सनल लिबर्टीज का कोर बनता है। कोई भी कानून जो इनमें से एक पर भी असर डालता है, उसे बाकी दोनों की कसौटी पर भी खरा उतरना पड़ता है। अब देखिए, अधिकार तो दे दिए, पर अगर उन्हें लागू ही ना करवाया जा सके तो क्या फायदा? यहीं पर आता है संविधान का सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर, हमारा अंतिम सुरक्षा कवच। इसकी अहमियत आप इसी बात से समझ सकते हैं कि खुद डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। सोचिए, ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है जो हमें ये अधिकार देता है कि अगर हमारे किसी और मौलिक अधिकार का हनन हो तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
और जब हम कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट इन अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ खास तरह के रिटन ऑर्डर्स जारी करता है, जिन्हें रिट्स कहते हैं। ये पावर सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट्स को आर्टिकल 226 के तहत मिली हुई है। चलिए देखते हैं ये 5 तरह की रिट्स कौन सी हैं। ये टेबल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। पहली है हेबियस कॉर्पस, मतलब शरीर को पेश करो, जो गैर कानूनी हिरासत से बचाती है। दूसरी मैंडमस, हम आदेश देते हैं, जो किसी सरकारी अधिकारी को उसका काम करने के लिए मजबूर करती है। तीसरी प्रोहिबिशन, यानी रोकना, जो निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकती है। चौथी सर्ट्यूरारी, मतलब प्रमाणित होना, जो निचली अदालत के किसी फैसले को रद्द कर सकती है। और पांचवी क्वो वारंटो, किस अधिकार से, जो किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कोई पब्लिक ऑफिस संभालने से रोकती है। अब यहाँ एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन में क्या फ़र्क है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट का दायरा यहाँ बड़ा है। वो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ किसी और कानूनी मकसद के लिए भी रिट जारी कर सकता है। हाँ, पर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाना हमारा मौलिक अधिकार है, वो मना नहीं कर सकता, जबकि हाई कोर्ट के लिए ये डिस्क्रिशनरी है। तो सार ये है कि फंडामेंटल राइट्स सिर्फ कागजी बातें या आदर्श नहीं हैं, ये इन्फोर्सेबल गारंटीज हैं, और हमारी न्यायपालिका, हमारी जुडिशरी इनके अल्टीमेट डिफेंडर के तौर पर खड़ी है। और आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। आर्टिकल 19 हमें आज़ादी तो देता है, पर उचित प्रतिबंधों की भी बात करता है। आज के इस डिजिटल मीडिया के ज़माने में, जहां इन्फॉर्मेशन इतनी तेज़ी से फैलती है, ये आज़ादी और पब्लिक ऑर्डर के बीच की पतली सी रेखा आखिर कहां और कैसे खींची जा रही है? ये एक ऐसी बहस है जो समाज के विकास के साथ हमेशा चलती रहेगी।